वर्षा ऋतु में या मानसून में हमेशा पहाड़ी भागों में हमेशा ये देखने को मिलता है कि उस तरह पर बादल फट गए। यही सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन लगभग एक ही समय में 2021 में या इस वर्ष हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना हुई। हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटने की घटना हुई वह धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू में सभी स्थानों पर एक साथ घटना हुई। लगभग सभी के साथ में फ्लैश फ्लड या तेज धारा वाली बाढ़ का सामना करना पड़ा। और कुछ कुछ स्थानों में, खासकर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में इसका पूरी वर्षा का अच्छा खासा भयानक रूप देखने को मिला। भागसू एक के पर्यटन स्थल है, उस स्थान पर अचानक बाढ़ आई उस स्थान पर, और देखते ही देखते छोटे नाले ने एक रौद्र रूप धारण कर लिया, ओवरफ्लो करने लगा, उफान उसमें आ गया। जाहिर है उससे अच्छा खासा नुकसान हुआ। सबसे आश्चर्य की बात है कि पिछले दिनों लोग इस स्थान पर गर्मी से बेहाल थे। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही, लेकिन साथ ही साथ इस भारी वर्षा ने उनके पूरे खुशी को मातम में बदल दिया। बादल फटने की घटना, जिसे हिंदी में वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं, वास्तविक रूप में एक अचानक आई हुई घटना है। और इस घटना में बहुत ही गंभीर, बहुत ही भारी बारिश होती है और सीमित स्थान पर ही बहुत अधिक तेज मात्रा में बारिश होती है, जिसमें कभी कभी ओले भी गिरते हैं और गरज के साथ में निरंतर यहाँ पर बौछारें भी पड़ते रहती हैं। यह पूरी घटना होती है सामान्य रूप से कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ घंटे, 1 घंटे हो सकती हैं, 1.5 घंटे हो सकती हैं, 2 घंटे हो सकती हैं इस स्थान पर। और यहाँ जिससे बारिश होती है उस बारिश में यह हमेशा ऐसा होता है कि वो कभी कभी वो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक वह विस्तृत पाया जाता है। अब इस पूरे पहलू को देखेंगे तो बोलचाल की भाषा में सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि बादल फटना शब्द का उपयोग एक वास्तविक रूप में अचानक भारी वर्षा के लिए उपयोग किया था, उसका द्योतक है। इसे विशुद्ध हिंदी में वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। और जहां भी, जिस स्थान पर भी 100 मिलीमीटर या लगभग 4 इंच प्रति घंटे के बराबर या उससे अधिक की वर्षा की दर होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। अब इसके लिए जो परिभाषा है, जो मानक परिभाषा है, वो आती है कि यदि लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 10 सेंटीमीटर या प्रति घंटे से अधिक, उससे भी अधिक वर्षा दर्ज की जाती है तो यह बादल फटने की घटना होती है और इसे उस रूप में ही वर्गीकृत किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार लगभग आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि भारतीय परिस्थितियों के लिए यह वास्तविक रूप में एक विसंगता ही है। क्योंकि कितनी बार, कितनी स्थान पर 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वास्तविक रूप में हो जाती है। और मानसून की यह प्रकृति भी है और यह प्रवृत्ति भी है कि इतनी वर्षा वह अपने साथ में लेकर आए। तो यह एक सार्वभौमिक परिभाषा इसकी चली आती है, जिसके लिए कोई प्रामाणिकता नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो बादल फटना मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन ऐसे जो बादल फटने की घटना होती है, इसके जितने भी संभावनाएं होती हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रभाव होते हैं, वो सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह घटना होती क्यों है? इस घटना से संबंधित कितनी बातें चली आती हैं। सबसे पहले इस पूरे पहलू को लेते हैं कि बादल फटने की घटना कहां कहां और किन किन कारणों से होती है। बादल फटने की घटना तब होती है जब एक बहुत ही गर्म हवा का प्रवाह ऊपर की ओर तेज गति से होता है। अच्छा, जैसे ये तेज गति से होता है, ये जो हवा होती है, ये हवा संतृप्त होती है। संतृप्त होती है मतलब कि इस पानी से बिल्कुल लदी हुई होती है, लेकिन यह वर्षा करने में असमर्थ होती है। यह इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह वर्षा करने में असमर्थ होती है और यह पूरी तरह से वर्षा की बूंदों से लदी हुई होती है। अब वर्षा की बूंदें नीचे गिरने के बजाय किसी भी वायु धारा के द्वारा ऊपर की ओर ले जाई जाती हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि ऊपर की ओर उन्हें हमेशा गर्म हवाएं ही वापस लेकर जाएंगी। तो ऊपर की ओर जाने के क्रम में जैसे जैसे बादल कम तापमान वाले क्षेत्र में ऊपर की ओर उठते हैं, वहां
वहां पर क्या होगा, तो उस स्थान पर ठंड बढ़ती है, उस स्थान पर बूंदें बनती हैं। अब जैसे ही गर्म हवा उसको लेकर ऊपर की ओर जाएगी तो ठंडे स्थान पर जाएगी, तो उस स्थान पर जो भाप है वह बूंदों में बदल जाएगा, और जो मौजूदा अभी वर्तमान जो बारिश की बूंदें होती हैं उनका आकार भी बढ़ जाता है। अब कुल मिला जुलाकर एक सीमा के बाद आप ऐसे देखेंगे कि बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि वह बादल में टिक ही नहीं पाती हैं और वह अचानक से अपने आप को नीचे की ओर गिरा देती हैं, या पूरा बादल उन्हें छोड़ देता है। जब पूरा बादल छोड़ देता है तो उसी तरह की वर्षा हुई जैसे आपने देखा था। लगता है जैसे कि किसी बादल से किसी ने पाइप खोल दी हो, जिससे कि इतनी अधिक मात्रा में बारिश वहां पर हो पा रही है। सामान्य परिस्थितियों में पर्वत की उपस्थिति इस चीज को सहायता करने में मदद करती है, उन्हें प्रेशर देती है, उनको इनकरेज करने का काम करती है, उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल करने का काम करती हैं। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में ही हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की जो घटना हुई वो इसी कारण से हुई। अच्छा, इस कारण से कैसे होती है कि इस स्थान पर बादल के फटने की घटना तब होती है जब गर्म हवा हिमालय की ओर चलती है। हिमालय में जाने के बाद में यह उस जाने के पहले पहले तराई क्षेत्रों में आती है। तराई क्षेत्रों से क्या करती है, नमी लेती है। नमी लेने के बाद में हिमालय के साथ में टकराकर ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाती है जैसे, तो वैसे वैसे यह ठंडी होती है, और जैसे जैसे ठंडी हुई तो इसके सारा का सारा जिसका पानी है वह नीचे की ओर गिर जाता है। जैसे आप इस पूरे पहलू को देखेंगे कि अगर हिमालय की स्थिति है, जो भाप का पानी आता है, जो मानसून की वर्षा का पानी आता है, वो इसके सहारे ऊपर की ओर जाता है, और जैसे इसके सहारे ऊपर की ओर जाता है, एक तो यहाँ से नमी लेता है तराई क्षेत्र से, दूसरा इस पूरे के पूरे भाग से अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी काम होता है, इस पूरे भाग में जैसे ही हवाएं आती हैं, नम हवाएं, तो तराई क्षेत्र से इस पूरे के पूरे भाग से नमी लेता है, ऊपर की ओर उठता है, और जैसे ऊपर की ओर जाता है इस स्थान पर तो ठंडा भी होता है। इसके ठंडा होने के फलस्वरूप इस स्थान पर अनियंत्रित रूप से बारिश हो जाती है, और यह बारिश होती रहती है। यह एक सामान्य घटना है जो कि इस स्थान पर होती है और होती रहती है। तो पर्वतीय भागों में इस तरह के वृष्टि प्रस्फोट के यही कारण होते हैं। अब अत्यधिक वर्षा का एक ऐसा तंत्र हिमालय के लिए बहुत असामान्य घटना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में इस तरह की घटना यहां पर होते रहती है। क्यों ऐसा? कभी अगर हिमाचल प्रदेश में नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं तो वह दार्जिलिंग में, उस स्थान पर नहीं तो उत्तराखंड में, वहां नहीं तो कश्मीर में, किसी न किसी स्थान पर ऐसा होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बादल का फटना तभी होगा जब पहाड़ ऐसे ठोस पिंड इससे टकराएंगे। इसके लिए परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो नीचे से जाने वाली हवाएं हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में चली आए, और जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में चली आती हैं तो वर्षा होती है। अब इसकी पूरी की पूरी क्रिया क्या होती है, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। यह जो क्रिया होती है, आप ऐसे देखेंगे कि यहां से पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति होती है इस स्थान से। जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति यहां से आई तो होता क्या है इस पूरे भाग में कि आने के क्रम में, इस पूरे भाग में आने के क्रम में ये जो हवाएं होती हैं पश्चिमी विक्षोभ की, यह गोल गोल घूमते रहती हैं और यहां से उत्थान करते रहती हैं हवाओं का। यहां से हवाओं का उत्थान होते रहता है, और वह उत्थान इस रूप में होता है, इस रूप में होता है, मतलब गोल गोल हवाएं घूमते रहती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस स्थान से मानसून की हवाएं आई, नम हवाएं आई इस स्थान से। इन्होंने क्या किया, यहां से इन्होंने नमी ली, हिमालय के सहारे ये ऊपर की ओर उठ गई, इस स्थान से ये ऊपर की ओर उठ गई, और ऊपर उठने में सहायता किसने दी, तो यह हवा ने दी, पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं ने दिया। पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं क्या करती हैं, नीचे से जो ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं उनको वह चूस लेती हैं। जैसे कि आप सामान्यतः स्ट्रॉ से पीते हैं, पीने का काम करते हैं स्ट्रॉ से कहीं ना कहीं पर, किसी जगह पर, तो स्ट्रॉ से जैसे आप लेते हैं पानी को खींचते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं, या कोल्ड कॉफी पीते हैं इस रूप में, वैसे ही ये सारी की सारी जो हवाएं होती ऊपर की ओर खींच ली जाती हैं। इस कारण से क्या होता है कि सारी परिस्थितियां इनके लिए अनुकूल हो जाती हैं। और कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हो गई, आप ध्यान दीजिए। वर्षा का पानी पहला,
नमी, तराई की नमी, हिमालय ऐसा ठोस पिंड जो टकराकर हवाओं को ऊपर की ओर देगा, उसके बाद में ठंडा होने की प्रवृत्ति और उसके बाद में ऊपर उठने की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें मिलकर भी इस स्थान पर इस तरह से क्लाउड बर्स्ट है या वृष्टि प्रस्फोट का कारण बनती हैं। और यही कारण रहा था वस्तुतः सबसे अधिक है 2013 में जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसके पीछे में। तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मानसून हवाओं ने इस स्थान पर जेट धाराओं के साथ में संगम कर लिया। जेट धाराओं ने क्या किया कि उस स्थान पर ऐसे गोल गोल घूमते हुए से ऊपर की ओर लेकर चली गई। और जब ऊपर की ओर लेकर चली गई तो इतनी तेजी से ऊपर की ओर लेकर चली गई और 3 दिन तक लेकर उसे जाती ही रही, मतलब हवाओं को सोखती रही, खींचते रही, सक करते रही उसे, और सक करते करते उन्होंने इतना अधिक बारिश किया कि उससे भूस्खलन हुआ। भूस्खलन बाढ़ का कारण बना और उसकी वजह से सारी चीजें हुई इस स्थान पर। तो पर्वतीय भागों में हो सकता है, जिस स्थान पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पर कौन से कारगर होता है, वहां पर ढाल कारगर होता है। उस स्थान पर ऊपर का उत्थान होता है। ऊपर का उत्थान और किन कारणों से हो सकता है? तो ऊपर का उत्थान इन कारणों से भी हो सकता है कि वहां पर कोई उसको सक करने का हो। और तीसरा, मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भागों की यह एक घटना है जिसे आप इस स्थान पर देख रहे हैं। इस पूरे भाग में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह मरुस्थलीय भाग है और यहां यह क्लाउड बर्स्ट का एक सीन है इस स्थान पर, उसकी स्थिति है। अब मरुस्थलीय भागों में, जैसे भारत के मरुस्थलीय भागों में बादल फटने की घटना कब होती है? जब नम हवा के स्थानीयकृत ताप, मतलब उस स्थान पर जो उपलब्ध तापमान है उसकी वजह से वो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। और जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं उस स्थान पर, तो उठने के कारण जाहिर है ठंडी होती हैं। ठंडी होती हैं तो इसमें उसका संघनन होता है। जब संघनन होता है तो उसके जितनी भी उसमें नमी होती है वह नमी पानी में बदल जाती है और वही पानी गिरती भी है उस स्थान पर। इसे आप इस रूप में देखते जाएंगे तो आपको समझ में भी आ पाएगा। अब ऐसी स्थिति कहां पर आई थी? तो 2006 में बाड़मेर में आई थी। ऐसी ही स्थिति आई थी 2020 में बांसवाड़ा में भी आई थी। तो ये मरुस्थलीय रेगिस्तानी भागों में होता है। और सबसे ऊपर ऐसी स्थिति देखें तो कहां पर आई थी? तो वह स्थिति आई थी 2010 में लेह में। लेह में क्या हुआ था कि लेह तो एक पहाड़ी भाग है और उस स्थान पर गर्मी भी पड़ गई, रेगिस्तान भी है, पहाड़ी भाग भी है, गर्मी भी पड़ गई। तो इसका अर्थ क्या निकला कि सारी चीजें ने मिलाकर उन्होंने क्या किया कि उस स्थान से हवाओं को उन्होंने लिया, हवाओं को ऊपर उठाया और गर्मी ने उसको और भी ऊपर उठा दिया। और उस स्थान पर एक क्यूमुलोनिम्बस बादल, एक विशालकाय बादल का निर्माण हुआ और इस बादल ने 6 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश की और जिसकी वजह से उस स्थान पर पंख प्रवाह आया। और यही सबसे अभी तक का उस स्थान पर पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे प्रलयंकारी स्थिति रही है। तो बादल फटने की या वैश्विक प्रस्फोट की घटनाएं यहां पर होते रही हैं। बादल फटने से संबंधित सारे आंकड़े हमें उपलब्ध भी नहीं होते हैं कि कितने बादल फटे, क्यों फटे, क्या हुआ। उसका कुछ कारण है। एक तो यह कारण है कि जिस स्थान पर भी बादल के फटने की घटना होती है उनमें उन्हीं स्थानों को हम लोग देखते हैं, चुनते हैं, पढ़ते हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई, जो विनाश का कारण बनते हैं। अब जिन स्थानों पर बादल फटने की घटना हुई लेकिन उस स्थान पर कोई सामान्य, उस स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में रिहायशी स्थान नहीं है, तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं आती है। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता है कि इस तरह की घटनाएं अभी उसकी मात्रा बढ़ गई है। और यह मात्रा बढ़ गई है, सामान्यतः सभी लोग समझते हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव के कारण इस तरह से बादल के फटने की घटनाओं में वृद्धि होते गई है और होते जा भी रही है। यहां पर अगर ऐसे बादल फटने की घटना होती है या वृश्चिक प्रस्फोट की घटना होती है तो क्या इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है? पूर्वानुमान हो सकता है, लेकिन पूर्वानुमान के साथ में सबसे बड़ी जो कठिनाई इसके साथ में है वो कठिनाई है कि अगर हम लोग इसका पूर्वानुमान करते हैं तो पूर्वानुमान करने में किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है। वो होता है कि इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा हो, अच्छा, साथ ही साथ इसके लिए जो परिस्थितियां हो वो परिस्थितियां जिनको हम लोग नाप सकें। अब समस्या ये है कि वृश्चिक प्रस्फोट की जो घटना होती है वो बहुत ही छोटे क्षेत्र में होती है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है। तो इतना आसान काम नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें मौसम संबंधी स्थितियों का बहुत सा संगम भी होता है, उसमें मिलाप भी होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि
तापमान इसके लिए भी जिम्मेवार होता है, वाष्पीकरण जिम्मेवार होता है, नमी जिम्मेवार होती है, इसके लिए ढाल जिम्मेवार होती है, संवहन जिम्मेवार होता है। इतनी सारी बातें इसके पीछे जिम्मेवार होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। यह आसान नहीं होता है, लेकिन तब भी डॉपलर रडार के माध्यम से वो छोटे क्षेत्र का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान किया जा सकता है, और उनके माध्यम से बादल फटने की संभावना के बारे में 6 घंटे और 12-14 घंटे पहले भी कुछ कुछ पूर्वानुमान लगाना संभव है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो जाएगा, यह संभव हो जाता है। अब कि अगर ऐसी स्थिति आती है इस स्थान पर, तो इसमें क्या चीज किया जा सकता है कि इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। अब प्रभाव पड़ सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में देखा गया, तो हिमाचल प्रदेश में क्या देखा गया है, हिमाचल प्रदेश में देखा गया कि जो जिज्ञासु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस स्थान पर सैलानी गए थे, उनकी गाड़ियां सड़कों पर थी और सड़कों पर ही उनकी गाड़ियां वहां से हट गई और उसे पानी बहा कर ले गया। सड़कों पर नदी का निर्माण हो गया था उस स्थान पर। बारिश से लोगों की मौत नहीं होती है। मौत किस लिए होती है वहां पर? इससे संबंधित जो घटना होती है उसकी वजह से होती है। अब भूस्खलन के कारण उनकी जान जा सकती है। बारिश की बूंदें तेज पड़ती हैं और बारिश की बूंदों से चोट भी लग सकती है, लेकिन तब भी बारिश की बूंदें ऐसी नहीं होती हैं जो कि विशुद्ध रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किसी की मृत्यु का कारण भी बन पाए। अब क्या होता है कि जब इतनी तेज बारिश होती है तो नदी नाले तंत्र सारे भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? उनके भरने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सारे के सारे नदी नाले जो होते हैं वह उतनी ही अधिक मात्रा में पानी को लेकर जा सकते हैं जिनके लिए वह बने हुए हैं। अब कितनी पानी के लेकर जा सकते हैं? तो जो सामान्य होता है, और अगर किसी स्थान पर सामान्य से 10 गुना अधिक मात्रा में बारिश हुई उस स्थान पर, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि नदी नाले उनको लेकर जा सकते हैं? उन पर तुरंत तूफान चलाता है और तेज गति से बहता हुआ पानी जाता है और अपने साथ में मलबा पत्थर सब बहा कर ले जाना शुरू कर देता है और ले जाने की क्षमता भी रखता है। जब पानी इतनी तीव्र गति से बहता है तो आप देख सकते हैं इस पूरे भाग में, इस चित्र में भी, कि जब ये गाड़ियों को बहा कर लेकर जा सकता है, और गाड़ियां 900 किलो की होती हैं, तो पत्थरों को भी बहा कर यहां पर लेकर जा सकता है। तो तेज गति का जो शक्तिशाली प्रवाह होता है वो क्या करता है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब ढाल के सहारे नीचे की ओर आता है, तो जब ढाल के सहारे वह नीचे की ओर आता है तो अपने साथ में क्या करता है, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देता है। वो चट्टान, एक चट्टान, बड़ी सी चट्टान आई नीचे, उस बड़ी चट्टान ने क्या किया, अपने साथ में 2-3 और चट्टानों को ले लिया। उसने क्या किया, और भी चट्टानों को ले लिया, और उन चट्टानों का ही एक काफिला चलता है, उन चट्टानों की रैली निकल जाती है उस स्थान पर, उस भाग में, और तब भूस्खलन आता है। एक घटना हो जाती है। उसी तरह से अगर वहां से पानी इतनी अधिक मात्रा में आया तो क्या करता है, ऊपर की मिट्टी को पूरी तरह से नम कर देता है, और वह क्या, उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है, पंख प्रवाह हो जाता है, हम इसको कहते हैं मड फ्लो। मड फ्लो का रूप भी धारण कर लेता है। और इसके अलावा जब पानी तेज गति से बह रहा पर्वतीय भागों में, तो तेज गति से बढ़ते हुए और बढ़ने के कारण और भी वो क्या काम कर सकता है कि कहीं कहीं पर नीचे से अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी को निकाल लेता है। अब ऊपर का भाग पूरी तरह से नीचे की ओर धंस जाता है। ऐसी भी घटना वहां पर हो सकती है। और ये सारी की सारी घटनाएं इस बार जुलाई 2021 में अच्छी खासी मात्रा में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में हुई। लेकिन 2013 की अगर आप बात करेंगे तो 2013 में तो यह घटना इतनी विकराल इसने स्वरूप इसका धारण किया था इस पूरे के पूरे पहलू पर। तो यहां पर ऐसी स्थिति आती है। अब इसके वजह से क्या होता है कि बारिश तुरंत हो जाती है, तो फ्लैश फ्लड आता है, पंख प्रवाह होता है, और पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह से अस्थिर हो चुके होते हैं। हमारे पास में इसकी घटना दिन पर दिन बढ़ते क्यों जा रही है? तो हमारे पास में इसकी घटना के बढ़ने के कारण है, और वह कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने अपने पर्वतीय घाटों को, पर्वतीय भागों को निर्वनीकरण के सहारे उसे नंगा भी कर दिया है, यह भी हो गई है। दूसरी बात आ गई कि इस स्थान पर हम लोग अच्छी खासी मात्रा में सड़कें भी बना रहे हैं। तो सड़कें बनाते हैं तो ब्लास्ट करते हैं, हाइडल पावर प्लांट बनाते हैं तब भी ब्लास्ट करते हैं, सुरंगें बनाते हैं तब भी ब्लास्ट करते हैं इस स्थान पर। तो इसे ब्लास्ट करने की वजह से क्या होता है कि वहां पर अस्थिरता चली जाती है, बहुत सारे क्रैक, बहुत सारे वहां पर दरारें पड़ जाती हैं।
उस स्थान पर लोगों ने क्या किया, भूमि उपयोग को भी बदल दिया है। मतलब कि उस स्थान पर जहां पर पेड़ हुआ करते वहां पर खेतों को लगा दिया है, तो भूमि उपयोग भी बदल गया है उस स्थान पर। तो इतने सारी घटनाएं हुई, और तब अगर बारिश अगर अधिक हो जाती है तो ऐसी घटना होगी, ऐसी त्रासदी होगी ही होगी। और जब तक हम लोग बांध बनाते रहेंगे, जब तक हम लोग उस स्थान पर डायनामाइट से ब्लास्ट करते रहेंगे, जब तक उस स्थान की स्थानीय विद्युता का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक चार धाम बनाते रहेंगे, जब तक सड़कें बनाते रहेंगे, और जब तक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ के नौकरशाह को इतना भी समझ नहीं आ पाएगा, और समझ उन्हें आता भी नहीं है कि ओक की जगह पर पाइन नहीं लगाया जाता, जो उन्होंने लगा दिया था। यहाँ के जितने बाबू थे उन्होंने ऐसा भी काम किया था, पूरे केदारनाथ क्षेत्र में लगा दिया था। इतनी समझ नहीं है, वो मूर्खता है कि ऐसा काम करते हैं। तो जाहिर है उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी वो काम करते हैं, निर्णय लेते हैं। तब तक ऐसी त्रासदी होती ही रहेगी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। और तब तक हमेशा नए नए कारण भी उत्पन्न होते रहेंगे, उपस्थित भी होते रहेंगे। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.